underline text. All these and more came flocking. mean to say all the rebel angels, उनका लीडर जो है वो उनके सामने खड़ा है और वो बिल्कुल कांस्टेंट और स्टेबल खड़ा है, यानी फ्रॉम हिज फेस यू कैन सी दैट ही इज़ वेरी हैप्पी. So what happened? All the rebel angels, they are running on the fiery lake, but the leader is in front of you, in front of them. And once they see their leader, he is unbaffled and he is happy and stable, and he in a very energetic mood. They started restoring their spirit. तो वो अपनी स्पिरिट को रिस्टोर कर रहे हैं, जैसे अपने लीडर के फेस को देखते हैं. ये एक सिचुएशन है. और उनके चलने की, जैसे कोई बटालियन आर्मी जो है वो चलती है, और आर्मी जब चलती है तो उनका लीडर आगे खड़ा होता है और वो उन्होंने शील्ड पकड़ी हैं जो ब्लेज्ड कर रही हैं, तलवारें पकड़ी हैं, नेज़े पकड़े हैं, और वो जैसे एंशिएंट ओल्ड वार्स के अंदर वार लाइक सिचुएशन, ट्रम्पेट और बिगल जो बजाई जाती है, ट्रम्पेट बाजे बजाए जाते हैं जब बड़े बड़े लीडर आते हैं. आज भी आप देखें ना, तो जब वो आर्मी के ऑफिसर जो हैं और वो परेड होती है तो वो ट्रम्पेट बजाते हैं. ऐसे ट्रम्पेट बजाए जा रहे हैं और लीडर जो है वो सामने खड़ा हुआ है. बिल्कुल आर्मी की सिचुएशन जो है आपको दिखाई गई है इसके अंदर. तो वो सामने लीडर खड़ा है, उसको देख के वो सारी जो उनकी सारो हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टॉर्चर है, या फायरी लेक पे वो चल रहे हैं, या वो सारे जो टॉर्चर उन्होंने फील किए वो अपने लीडर को देख के भूल जाते हैं. और उनका जो लीडर है वो उनको फिर ऑब्जर्व करता है. उसके हाथ में भी बहुत बड़ा नेज़ा है और वो बहुत एक जैगेंटिक फिगर है. बात हो रही है सैटर्न की, जो कि उनके सामने खड़ा है और उसकी आर्मी जो है वो उसको वॉच कर रहा है. तो यहाँ पे देखें, ऑल दीज एंड मोर कैम फ्लॉकिंग, यानी वो तमाम रेबल एंजल जो ग्रो है और उसके साथ जो दूसरे लोग हैं, यानी रेबल एंजल उनके चीफ और उसके बाद फ्लॉकिंग वो जो ग्रुप है उनका. But with the look downcast and damp, yet such wherein appeared obscure some glimpse of joy. Glimpse का मतलब होता है facial expression, झलक चेहरे की. Of joy to have found their chai. Chai का मतलब chief होता है. Chief not in despair to have found themselves not lost in loss itself, which on his countenance होता है चेहरा, जो फेस है आपका उसको कहते हैं countenance. The countenance cast like doubtful hue होता है कलर, doubtful शकुको शबात. But he with the wanted pride, लेकिन वो अपने गरूर तकब्बर में, soon recollecting with a high word that bore semblance का मतलब लिखें मटीरियल, of worth not substance, gently raised their fainting courage and dispelled their fear. This then straight commands that at the warlike sound of trumpet loud and the clarence be, clarence का मतलब ये होता है छोटे छोटे बाजे जो होते हैं. To clarence be upreared his mighty standard that proud honor claimed. छोटे छोटे बिगल बजाए जाएं, बाजे बजाए जाएं, हिज माइटी स्टैंडर्ड, उसका माइटी स्टैंडर्ड जो है वो क्लेम कर सके, ऑनर जो है उसको पूरा वो प्रोटोकॉल जो है वो मिले. वो उनसे कहता है कि बजाओ भाई, वो आ गया लीडर उनका सामने. देखिएगा, ऑल दीज वो तमाम रेबल एंजल एंड कैम्प फ्लॉक, और वो अपने ग्रोह के साथ आ रहे हैं, लाइंस में आ रहे हैं. बट विद द लुक डाउन का डैम्प, लेकिन उसके चेहरे जो हैं वो डिजेक्टेड हैं और डिप्रेस्ड हैं. यानी उनके चेहरे जो हैं, ये सारे लोग जो हैं लाइंस में आ रहे हैं और वो हेल से निकलकर फायरी लेक के ऊपर चलते आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे जो हैं वो डाउनकास्ट हैं और डैम्प हैं. डाउनकास्ट का मतलब लिख लें डिजेक्टेड, और डैम्प का मतलब लिखें डिप्रेस. दे आर हैविंग डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड फेस एंड दे आर मूविंग इन द लाइन, एक ग्रोह के अंदर चले आ रहे हैं. Yet such wherein appeared obscure some glimpse of joy, लेकिन उनकी परेशानी के साथ एक खुशी की लहर भी है, उसकी भी झलक नजर आती है. यानी उनकी डिप्रेशन के साथ, उनकी एंग्जाइटी और उनके दुख के साथ साथ obscure some glimpse of joy, हम एक जॉय की झलक भी देख सकते हैं, एक खुशी की लहर भी देख सकते हैं उनके चेहरों पर. वो कैसे आई है? क्योंकि सामने उन्होंने लीडर देख लिया है. किसी जंग को अगर आपने ख़त्म करना है तो उसका लीडर पकड़ के मार दें. आपके सामने
मुल्ला उमर जो है वो कितने 10-12 साल लड़ा है अमेरिकन से, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया तालिबान ने, उन्होंने अपने लीडर को छुपाया। जब तक लीडर जो है वो आपका मौजूद है, आपकी तहरीक जो है वो फिनिश नहीं होती। तो जैसे ही वो अपने लीडर को देखते हैं तो वो क्या होते हैं, एक ग्लिम्प्स ऑफ जॉय उनके चेहरों पे आ जाता है। टू हैव फाउंड देयर चाय चीफ, अपने चीफ को देख के, टू फाउंड देयर चीफ नॉट इन डेस्पेयर, एक खुशी की लहर उनके चेहरे पे आती है जैसे ही वो अपने चीफ को अपने सामने देखते हैं, और वो परेशान, बिल्कुल परेशान नहीं है, नॉट इन अ डिस्पेयर, और उनका चीफ जो है वो बिल्कुल परेशान नहीं है। टू हैव फाउंड देमसेल्फ नॉट लॉस इन लॉस इटसेल्फ, ना तो वो खोया है, उन्होंने उसे फाउंड किया है, वो उनको मिला है कि वो बिल्कुल मगलूब नहीं है, यानी खौफजदा नहीं है और मगलूब नहीं है। विच ऑन हिज कॉन्टिनेंस कास्ट लाइक अ डाउटफुल ह्यू, विच ऑन हिज कॉन्टिनेंस, जो उसके चेहरे पर एक डाउटफुल जो रंगत है वो ले आता है, उसका चेहरा जो है उनको देख के एक डाउट सा तारी हो जाता है। क्यों कि उन्होंने देखा है कि वो आ तो रहे हैं लेकिन वो परेशान है, वो उसको देख के खुश होते हैं क्योंकि वो खुश है। तो जैसे ही वो उनको देखता है परेशान, तो उसके चेहरे पर किस तरह का कलर आ जाता है, छा जाता है, एक डाउट सा आता है उसके मन में, क्या, बट ही विद हिज प्राइड, अब चूंकि वो लीडर है तो उसने उनको क्या बहाल करना है, उनके कर्ज को, हौसले को, तो वो क्या करेगा, बट ही, लेकिन वो शैतान बड़ा लीडर चीफ सैटर्न क्या करेगा, बट ही हिज वाउंटेड प्राइड, लेकिन वो जल्द ही, soon recollecting his high word that bore semblance of worth, और बहुत जल्द कहता है, सून का होता है जल्द, रिकलेक्टिंग इकट्ठा करना, और वो बहुत जल्द अपने प्राइड, अपने गुरूर तकब्बर वाले अल्फाज से क्या करता है, दैट बोर सिम्बल्स ऑफ वर्थ, खाली अल्फाज से वो उनके हौसले बहाल करता है। नॉट सब्सटेंस जेंटली रेस्ड, यानी, और कहता है कि उन अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं है, यानी वो खाली अल्फाज हैं, यानी नारे हैं ना उसके, नॉट सब्सटेंस जेंटली रेज, वो उससे रेज करता है, देयर फेंटिंग कर्ज, उनके हौसले बहाल करता है, या उनके जो हौसले जो मदम पड़ रहे थे उनको उसने बहाल किया। एंड डिस्पेल देयर फियर, उनके खौफ को ख़त्म कर दिया। किसने, दे वर कमिंग इन अ ग्रुप एंड दे वर डाउनकास्टेड, दे वर टोटली डिप्रेस्ड, एंड वंस दे सी देयर चीफ रेबल एंजल, दे स्टार्टेड रिस्टोरिंग their courage, and once Saturn see them, his color was in doubt. He was in doubt that my follower, they are in downcast, and then he spoke some word to restore their courage. फिर वो कुछ अल्फाज बोलता है ताकि उनके हौसले जो हैं वो बहाल हो जाए, और उसने क्या बोले, अल्फाज ही बोले हैं, जेंटली रेज देयर फेंटिंग कर्ज, जो उनके ख़त्म होते हौसले को उसने बहाल किया, एंड डिस्पेल देयर फियर, और उनके खौफ को ख़त्म किया। फिर क्या करता है, देन स्ट्रेट कमांड दैट एट द वार लाइक साउंड, और फिर अचानक वो ये कमांड देता है, ये ऑर्डर देता है, दैट द वार लाइक साउंड ऑफ द ट्रम्पेट लाउड एंड क्लियरेंस, के छोटे छोटे और बड़े जो बिगल हैं, सिर्फ जैसे कोई जंग की सिचुएशन होती है, जंग के हालात होते हैं, वैसे ट्रम्पेट जो हैं, वैसे बाजे जो हैं या ट्रम्पेट हैं वो बजाए जाए, बी अप्रोट, उनको बजाया जाए, हिज माइटी स्टैंडर्ड दैट पोर्ड ऑनर्ड क्लेम, ताकि उसका जो माइटी स्टैंडर्ड है, जो उसका इतना बड़ा म्यार है चीफ का, वो बहाल किया जाए, दैट प्राउड ऑनर क्लेम, ताकि उसे फुल प्रोटोकॉल मिले, ताकि उसे फुल ऑनर मिले। तो उसके लिए ये बाजे जो हैं बजाए जाएं, बिगल बजाए जाएं। जैसे आप देखते हैं आर्मी के अंदर जब उनका लीडर आता है तो वो एक बाजा बजाते हैं, एक नारा लगाते हैं, उसके बाद वो उनका एक फॉर्मल प्रोटोकॉल होता है। तो दैट इज़ व्हाट Saturn is demanding, that you should blow trumpet for me because I'm your chief, and so that I claim my protocol. अजाजल जो है ना, ये भी एक फरिश्ता है और रेबल एंजल है, और ये भी एक इवल स्पिरिट है जो क्या करता है, झंडा लहराएगा। अजाजल एज हिज राइट अचरोप, अजाजल जो कि एक इवल स्पिरिट है, चिरोप टाल, जो बहुत लंबा रेबल एंजल है, जिसका कद बहुत लंबा है, हु फोर्थविथ, जो अचानक, फ्रॉम द ग्लिटरिंग स्टाफ अनफर्ड का मतलब होता है शो करना, एग्जिबिट करना, दिखाना, खोलना, वो क्या करता है, वो ग्लिटरिंग स्टाफ, वो उन सब में से आगे बढ़ता है और खोलता है द इम्पीरियल इंसाइंस, एक बहुत बड़ा जो इंसाइन है, बैज लगे हुए हैं उसके ऊपर, इम्पीरियल की झंडा जो है वो उसको खोलता है। अनफर्ड का मतलब होता है खोलना, दिखाना, ऊपर लहराना। विच फुल हाई एडवांस्ड, जो ऊपर करता है वो
ऐसे ऊपर ऊपर खड़ा करता है उस झंडे को। शोन लाइक द मीटर्स, जो ऐसे लगता है स्ट्रीमिंग टू द विंड, ऐसे लगता है कि जैसे कोई शूटिंग स्टार जो है आसमान से कोई सितारा जो है वो शूट हुआ है और वो हवा के साथ फिजा में नज़र आ रहा है। बिल्कुल इस तरह वो लहराता है उस झंडे को जैसे कोई सितारा जो है आसमान से टूटता है या चमकता है। विद जेम एंड द गोल्डन लस्टर रिच ब्लेस्ड, जो कि डेकोरेट किया गया है किसी सुनहरी लस्टर और जेम्स के साथ, मोती और हीरे उसके ऊपर जड़े हों और वो चमक रहा हो जो उसने झंडा ऊपर किया। सिराफिक्स आर्म्स एंड ट्रॉफीज ऑल द वाइल, और उसके ऊपर बहुत बड़ी सिंबल बनी हुई हैं और उसके ऊपर ट्रॉफी लगी हुई हैं ऑल वाइल हर साइड पर। सोनोरस मेटल्स ब्लोइंग मार्शल साउंड, और एक वार लाइक एक जंगी समा जो है वो नज़र आ रहा है हर तरफ उस जंगी आवाज़ों का। जैसे वो जब जंग हो रही होती है ना तो ऐसे शील्ड लग रही होती हैं और उसके बाद नेज़े लग रहे हैं, आप देखें कोई मूवी तो वो कहता है कि इस तरह की आवाज़ें, सोनोरस होता है आवाज़ें, मेटल ब्लोइंग मार्शल साउंड, और हर तरफ जो है वो वार लाइक सिचुएशन जो है एक जंगी आवाज़ें जो है आ रही हैं। एट विच द यूनिवर्सल होस्ट सेंट शाउट दैट टोर द हेल कनकेव्स एंड बियॉन्ड, और उस सारे ग्रोह में से इतनी ज़ोरदार चीखें निकलती हैं कि वो हेल के जो कोने हैं उनको भी वो खौफजदा कर देती हैं। एंड बियॉन्ड शाउट होता है आवाज़ें, टोर हेल कनकेव हेल के जो कोने हैं वो भी गूंज जाते हैं। एंड बियॉन्ड फ्राइटन द रीन ऑफ द क्योस एंड ऑल नाइट, और रात की तरीकी और ये क्योस जो है पूरी यूनिवर्स का, उसकी जो हुकूमत है वो भी खौफजदा हो जाती है, यानी पूरी कायनात और ये तारीख रात भी उससे खौफजदा हो जाती है जब वो चीखें इस तरह वो स्क्रीमिंग करते हैं, शाउट कर रहे हैं। ऑल इन द मोमेंट थ्रू द ग्लूम्स वर सीन, और उसी वक्त कहता है थ्रू द ग्लूम, इसी तारीख और ग्लूम के अंदर वर सीन 10,000 बैनर रेज इनटू द एयर, 10,000 बैनर जो हैं ऐसे भैया वक्त ऊपर उठते हैं ऐसे, वो विक्ट्री के, वो फाइट के, वो बैनर जो लड़ाई के लिए पकड़े हुए हैं। ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छी तरह देखना है। ऑल इन अ मोमेंट, और अचानक उसी लम्हे, थ्रू द ग्लूम, और उस कहता है अंधेरे में से, वर सीन 10,000 बैनर राइज इनटू द एयर, उसमें 10,000 बैनर जो हैं ऐसे रेबल एंजल ऐसे ऊपर करते हैं। विद ऑरिएंट कलर्स वेविंग विद देयर देम रोज, और उनको, और वो उसको ऊपर उठाते हैं और वो मुख्तलिफ रंगों में नज़र आ रहे हैं। आप फॉरेस्ट ह्यूज स्पीयर्स एंड थ्रोइंग हैम्स, और उसमें ऐसे लगता है कि जैसे वो एक पूरी बस्ती है जिन्होंने फॉरेस्ट ह्यूज ऑफ स्पीयर, जिन्होंने बड़े बड़े नेज़े पकड़े हुए, स्पीयर होता है नेज़े, फॉरेस्ट ह्यूज बहुत बड़े बड़े, थ्रोंगिंग हैम जैसे कोई बस्ती होती है, एक बहुत बड़ी बस्ती है, हेम्स का मतलब हेमलेट का मतलब होता है बस्ती, एक बहुत बड़ी बस्ती है और उन सभी ने नेज़े पकड़े हुए हैं बड़े बड़े। अपीयर्ड एंड सैरिड शील्ड्स एंड थिक करे, और उन लोगों ने वो सामने नज़र आते हैं और उन्होंने शील्ड्स हाथ में बड़ी बड़ी पकड़ी हुई हैं, और नेज़े जो हैं वो बड़े बड़े जैसे कोई फॉरेस्ट होता है इस तरह उनके हाथ में नेज़े हैं। ऑफ डेप्थ इमेजरेबल एनन दे मूव, एनन होता है अचानक, मूव होता है चलना, और फिर वो बड़े एक इमेजरेबल, उनकी डेप्थ जो है वो इतने ज़्यादा हैं कि वो काउंट नहीं कर सकते आप, और अचानक जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं, मूवमेंट करते हैं। एनन का अचानक, दे मूव वो हरकत करते हैं। इन अ परफेक्ट फ्लैक्स टू द डोरियन मूड, यानी वो एक खुशी के मूड के साथ वो आगे मूव करते हैं और अपने एक अज़म के साथ वो आगे मूवमेंट हरकत करते हैं। और फ्लूट एंड सॉफ्ट रिकॉर्डर सच एज रेस टू द हाई नोबलेस टेम्पर हीरो ओल्ड। अच्छा, पुरानी मूवीज़ जैसे हेक्टर की मूवी है, जैसे ट्रॉय मूवी है, जैसे आप ग्लैडिएटर मूवी देख लें, तो उन मूवीज़ के अंदर आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं कि वो एक ट्रम्पेट बजाते हैं, एक ख़ास किस्म की फ्लूट बजाते हैं। वो फ्लूट से क्या होता है, ये तराने बजाते हैं। उन तराने पढ़ने से क्या होता है कि वो जो आर्मी का हौसला सोया होता है या वो बिल्कुल डिस्करेज्ड होते हैं, वो इनकरेज हो जाते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक फ्लूट ख़ास किस्म की बजाते हैं, और जैसे ही वो म्यूज़िक सुनते हैं उस फ्लूट का, तो वो सारे जो अपना दिल खो चुके हैं, जो हार चुके हैं, जो डिस्करेज्ड हैं या जो बिल्कुल खोए हुए हैं, जो स्टूपिफिकेशन में है, जो हौसला पस्त किए हुए हैं, वो सारे एकदम रेज्ड हो जाते हैं। दे आर रेडी टू फाइट एंड दे आर वेटिंग देयर चीफ टू ऑर्डर एंड दे विल फाइट फॉर हिम।
तो ऐसे ही होता है ना, एक लीडर जो होता है वो अपनी आर्मी को फिर तैयार करता है और फिर आगे लड़ने के लिए तैयार ले जाता है। और फ्लूट एंड द सॉफ्ट रिकॉर्डर सच एज रेड, और उनके सामने एक फ्लूट और एक म्यूजिक इस तरह बजाया जाता है, ऊंची आवाज़ में चलाया जाता है, टू हाइट ऑफ द नोबलेस्ट टेम्पर हीरोज ओल्ड, जैसे कि पुराने एंशियंट हीरोज के फाइट के दौरान उनके लिए म्यूजिक बजाया जाता था। म्यूजिक स्टिर एंशियंट हीरो, जैसे कि स्टिर होता है उभारना, एंशियंट पुराने हीरो, जैसे कि पुराने हीरो को के हौसले को उभारने के लिए, ये लिखा हुआ ना टेम्पर हीरो ओल्ड, जैसे कि पुराने हीरो के हौसलों को उभारने के लिए, वो स्टिर करने के लिए, उनको इम्पटस देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, हाइट ऑफ द नोबलेस्ट टेम्पर हीरो ओल्ड, जैसे पुराने हीरो एंशियंट हीरो के हौसलों को यानी हीरोज़ के हौसलों को मोटिवेट करने के लिए, स्टिर करने के लिए बजाया जाता है, यानी इस तरह का वो म्यूज़िक बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। आर्मिंग टू बैटल्स एंड इंस्टेड ऑफ रेज, और उनको बैटल के लिए तैयार किया जाता है, एंड इंस्टेड ऑफ रेज, और उनको क्या ब्लड शेड और पेन के लिए रेडी कर लिया जाए। डिलिबरेट वैलर्स ब्रीथ, और उनके अंदर आस्ता आस्ता क्या फूंक दे वो, डिलिबरेट वैलर ब्रीथ, उनके रूहों के अंदर, उनके बॉडी के अंदर एक शुजात और बहादुरी जो है वो डिलिबरेट आहिस्ता आहिस्ता डाल दे। फर्म एंड अनमूव्ड, और वो पक्के हो जाएं और कभी अपने अज़म से ना हिलें। विद ड्रेड ऑफ डेथ और फ्लाइट और फॉल रिट्रीट, हारने से, डेथ से, खौफ से, और इस तरह की जितनी भी सोच जो है वो उनसे दूर हो जाए। ये रिट्रीट होता है हासला, हारना, हारने की कोई थॉट से, यानी हारने की सोच निकल जाए, मौत निकल जाए, मौत का खौफ निकल जाए, ये सब निकालने के लिए ये म्यूज़िक जो है उनके सामने बजाया जा रहा है। नार वांटिंग पावर टू मिटिगेट एंड स्वेज, ताकि उनके अंदर जो हारने की नॉट वांटिंग पावर, कोई ताकत जो है उनके हौसले को मिटिगेट ना कर सके, कम ना कर सके, रिड्यूस ना कर सके, मिटिगेट रिड्यूस करना। विद सॉलम टचेज ट्रबल्ड थॉट्स एंड चेज, anguish and doubt and the fears and sorrows and pains, और जैसे ही उन्होंने ये सब कुछ सुना, विद सोलम टच, तो उनकी रूहों को टच कर दिया किसने, एक संजीदगी और एक शिद्दत की, एक जीतने की ख्वाहिश, लड़ने की ख्वाहिश ने उनकी रूहों को कैच कर लिया। ट्रबल थॉट एंड चीज़, और हर चीज़ जो उनके ट्रबल और उनकी तकलीफ़ें, सोच और सब परेशानी दूर होगी। एंग्विश एंड डाउट एंड फियर एंड सारो एंड पेन, और उनके दिलों से खौफ, फियर, परेशानी, ये दुख, ये सब निकल गया। यानी वो म्यूज़िक इतना उनके ऊपर असर हुआ कि दैट हैज़ रिमूव्ड द एंग्विश, डाउट, फियर, सारो, पेन, एवरीथिंग रिमूव्ड नाउ फ्रॉम द मॉर्टल और मॉर्टल, यानी चाहे वो मॉर्टल है या इमॉर्टल है, उनके माइंड से सब कुछ जो भी मौजूद है वो निकल गया। दे आर नो रेडी टू फाइट, दस दे ब्रीथिंग यूनाइट फोर्स विद फिक्स थॉट, अब वो एक यकता सोच बन चुके, ताकत बन चुके हैं, एंड फिक्स थॉट, और उनकी एक सोच है, यानी म्यूज़िक ने उनको इकट्ठा कर दिया, हौसला दे दिया। नो दे आर यूनाइटेड इन फोर्स, नो दे ब्रीथ यूनाइटेड, ये म्यूज़िक ने उनके अंदर एक यूनाइटेड फोर्स डाल दी, ताकत डाल दी, अब उनकी ताकत इकट्ठा हो गई है विद फिक्स, और उनकी एक सोच है क्या, लड़ने की। मूव्ड ऑन अ साइलेंस टू सॉफ्ट पाइप विद द चार्म, और वो इस म्यूज़िक के साथ, बड़े चार्म के साथ, बड़े दिलकश अंदाज के साथ खामोशी से चलते आ रहे हैं। देयर पेनफुल स्टेप ओवर द बर्न्ड सॉइल, और वो फायरी लेक के ऊपर, यानी जो फायरी ब्लेजिंग सोल है, यानी वो ज़मीन जो है वो भी जल रही है ना जिसके वो चल रही है। देयर पेन स्टेप, और वो बड़े तकलीफ़ के साथ वो स्टेप ले रहे हैं, चल रहे हैं किसके ऊपर, एक फायरी ब्लेजिंग सॉइल के ऊपर। They are running on the burning soil with a calm, cool and calm manner, because this music has casted a magical spell on them. They even don't fear from the fiery blazing soil. They are running on it and they are slowly moving, because this music has changed their spirit. They are with the new spirit now. And now advance in a view that they stand horrid front, और वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं, बेखौफो खतर इस पुरखतर रास्तों में पर, और ड्रेडफुल लेंथ एंड डैजलिंग आर्म्स, और वो उन्होंने अपने हाथों में क्या, ड्रेडफुल लेंथ, वो बहुत लंबी तादाद है उनकी, और डैजलिंग आर्म, और उन्होंने बड़े चमकदार उन्होंने शील्ड्स और आर्म्स और तलवारें जो हैं, नेज़े जो हैं पकड़े हुए हैं। इन गाइज ऑफ द वैरियर ओल्ड, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कि पुरानी
पुराने वक्तों के कोई वॉरियर्स हैं, जंगजू हैं, विद ऑर्डर स्पीयर्स एंड शील्ड्स अवेटिंग व्हाट कमांड देयर माइटी चीफ, और वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने सबसे बड़े शैतान सरदार का कि वो उनको कोई ऑर्डर दे, माइटी चीफ उनको ऑर्डर दे, हैव टू इम्पोज, कि उनके ऊपर क्या वो ऑर्डर देता है। दे आर रेडी विद द स्पीयर, विद द शील्ड, विद द स्वॉर्ड, दे आर रेडी एंड वेटिंग दैट वो ऑर्डर दे और वो अपने माइटी चीफ का ऑर्डर बजा लाएं और लड़ें। he threw the arm files dart his experience eye, और वो चीफ जो है उनका, क्योंकि वो सारे अब शील्ड लेकर, तलवार लेकर, नेज़ा लेकर खड़े हैं, तो वो उनको ना जैसे कोई बड़ा लीडर होता है, बड़ा एक जर्नल होता है, तो उसकी नज़र में ना वो उन सबको देखता है, वो एक एक्सपीरियंस आई से उन सबको देखता है कि लाइन में ठीक खड़े हैं, शील्ड ठीक पकड़ी है, तलवार ठीक पकड़ी है, लड़ने के लिए रेडी हैं। अब वो उनका लीडर जो है उनको एक्सपीरियंस करता है, उनको अपनी एक्सपीरियंस आई के साथ उनका जायज़ा लेता है। एंड द आर्म्स फाइल्स डार्ट हिज एक्सपीरियंस आइज, और वो उनकी आर्म्स को, उनकी शील्ड्स को, उनके आर्मर को अपनी एक्सपीरियंस आइज के मायना करता है। एंड सून ट्रैवर्स, और फिर उसके बाद कहता है सून ट्रैवर्स द बटालियन व्यूज़, और फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, ट्रैवर्स होता है मूवमेंट करना, और फिर आगे बढ़ता है द होल बटालियन व्यू, सॉरी बटालियन का जायजा लेने के लिए। देयर ऑर्डर ड्यू देयर विसेज, विसेज का मतलब होता है शेप, शक्ल, देयर ऑर्डर व्यूज़, और उनका जायज़ा लेता है कि वो तरतीब से खड़े हैं उनका, एंड ऑर्डर ड्यूज देयर विसेज, और उनके शक्लों को देखता है, एंड स्टेचर, और उनकी कदावर जो उनके स्टेचर हैं उनको, एज ऑफ द गॉड्स, और वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई फरिश्ते, गॉड्स का मतलब फरिश्तों के लिए इस्तेमाल होता है इसमें, तो ऐसे वो लग रहे थे सब अपनी शक्ल सूरत में कि जैसे फरिश्ते खड़े हुए हैं, बड़े बड़े फरिश्ते खड़े हुए हैं। डेफिनेटली दे आर द रेबल एंजल्स एंड दे आर आल्सो नोन एज द गॉड्स। आज हमने पढ़ा है 569 तक, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, जो इररेलेवेंट है उसको हम छोड़ देंगे, इसको जल्दी हम फिर फिनिश करेंगे। और इसी तरह जो 9 बुक है उसमें भी हम सिलेक्टेड जो अच्छी हमारे काम की सिलेक्टिव चीज़ें हैं वो देख लेंगे। अब ऐसा करें कि दूसरी बुक निकालिएगा, करंट की बुक 350 पेज पर आ जाएं, है सॉरी 350 नहीं, ये और बुक है, 264 पेज पर आए। द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। हु इज़ द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट? इस बुक के अंदर उसने डिस्कस किया है कि अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल की डेफिनेशन के मुताबिक एक हीरो, एक ग्रैंड हीरो, एक एपिक का हीरो ऐसा हीरो होता है जिससे एक कोई भी गलती ऐसे सरजद होती है कि उसे पता नहीं होता कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम, वो कहता है कि ये हीरो इसलिए नहीं हो सकता, सैटर्न इसलिए हीरो नहीं हो सकता चूँकि इसने जो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये नहीं बनता, एरिस्टोटल की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। उसमें बताया कि एक हीरो ऐसा होना चाहिए कि जिससे गलती अनकॉन्शियसली हो जाए, ठीक है, वो अनकॉन्शियस करना ना चाहे उससे हो जाए, उसे पता ना हो, उसके बारे में वो कॉन्शियस ना हो, लेकिन ये कॉन्शियसली गलती करता है, ये हीरो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल की डेफिनेशन के मुताबिक ये हीरो नहीं बनता है, ठीक है जी। डाउनफॉल होता है वो एक ग्रैंड शख्स का, एक अजीम पर हस्ती का, लेकिन वो ग्रैंड फॉल ऐसे हो कि उससे कोई उसके अंदर एक हमार्टिया हो, एक ट्रेजिक फ्लॉ हो, बट दैट ट्रेजिक फ्लॉ ही डज नॉट अवेयर ऑफ इट, ही अनकॉन्शियसली ही परफॉर्म्स, ही कमिट्स दैट, बट ही इज़ कॉन्शियसली डूइंग दैट, इसलिए ये हीरो नहीं हो सकता। सैटर्न को हम हीरो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा जो क्रिटिक्स हैं वो सैटर्न को ही हीरो मानते हैं। यानी हम इस पर हम अपनी क्रिटिक देख सकते हैं कि ये हीरो है नहीं हीरो है, हम अपने पॉइंट दे सकते हैं। एक तो बात ये होगी कि हीरो नहीं हो सकता, एरिस्टोटल की डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है। दूसरा, एडम हीरो नहीं हो सकता कि एडम चूंकि कोई वहाँ पे एक्टिव, एक वाइब्रेंट और कोई डायनेमिक रोल नहीं देता, वो भी हीरो नहीं हो सकता। उसने फिर यानी जिसने ये क्रिटिक दी है, ये बुक जिसने लिखी है, उसने ये उसका क्लेम किया है। मेरे ख्याल में सैटर्न को ही उसने हीरो बनाने की कोशिश की अपनी तरफ से, क्योंकि वो उसकी पॉलिटिकल लाइफ से भी रिलेटेड है।
अच्छा, फिर कुछ क्रिटिक ये कहते हैं गॉड और क्राइस्ट जो हैं ये हीरो नहीं हो सकते क्योंकि ये सुपर नेचुरल एलिमेंट है। सुपर नेचुरल एलिमेंट भी अरिस्टोटल की डेफिनेशन के मुताबिक हीरो नहीं हो सकता, ठीक है जी। और उसके मुताबिक फिर आगे मजीद कहता है कि इसका हीरो जो है मिल्टन खुद है इस बुक के अंदर, इस अकॉर्डिंग टू आई एम जस्ट टेलिंग यू ओवरऑल समरी ऑफ दिस असाइनमेंट। वो कहता है जी फिर जो इसका हीरो है ना वो कुछ क्रिटिक कहते हैं कि इसका हीरो फिर हमें मिल्टन खुद लगता है, क्योंकि मिल्टन की लाइफ जो है जैसे उसकी चार्ल्स वन के साथ सपोर्ट करना, प्योरटन की, ओलिवर क्रोमवेल की, और फिर उसके बाद चार्ल्स टू का वापस आ जाना फ्रांस से, फिर उसके बाद इनको कैद कर देना, प्योरटन को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल देना, उनको मारना। तो कहते हैं जी ओवरऑल फिर हमें मिल्टन खुद ही हीरो लगता है, उसकी वो उसको अपना माउथ पीस समझ के तो वो उसको हीरो बना रहा है। तो अगर देखा जाए तो फिर वो नीचे इसको भी रिजेक्ट कर देता है, नीचे एक क्रिटिक वो कहता है नो, मिल्टन भी हीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं है, ये हिस्सा ही नहीं है पैराडाइज लॉस्ट का। इसने तो लिखी है ना, लेकिन ये पैराडाइज लॉस्ट के अंदर कोई कैरेक्टर तो नहीं है, तो ये कैसे हीरो हो सकता है। तो ओवरऑल फिर वो कंक्लूड करता है नीचे नीचे कहता है इस असाइनमेंट के अंदर, वो कहता है फिर इसके अंदर कोई हीरो भी नहीं है। नो वन इज अ प्रोटैगोनिस्ट इन दिस नाउ इन दिस एपिक। तो इस एपिक के अंदर वो कहता है कोई प्रोटैगोनिस्ट नहीं है, लास्ट में उसने कंक्लूड किया। एनी हो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि सैटन जो था वो हीरो था। सैटन को अनकॉन्शियसली उसने हीरो यहाँ पे ज़ाहिर कर दिया, जैसे वो स्पीच करता है, जैसा वो बोलता है, उसकी 5 स्पीचेस डाल दें तो आपके लिए उसको डिफेंड करना, उसको लिखना, जैसे स्पीच, जैसे अभी उसको मैंने देखा वो लीडर की तरह कैसे उनका मायना कर रहा है, कैसे उन सबको लाइन में खड़ा करके उनको देख रहा है कि वो कैसे गॉड की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, गॉड्स फॉर्म में, एंजल्स की फॉर्म में, कैसे उनको देख रहा है, कैसे उनको देख के उसका हौसला जो है, उनका लीडर बतौर एज अ लीडर जो रोल वो अदा कर रहा है। तो वी कैन प्रूव हिम एज अ प्रोटैगोनिस्ट और हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। यानी हम इतने पॉइंट्स डाल के उसे 5 स्पीचेस डाल के हम उसे हीरो साबित कर सकते हैं। Who in your opinion is the hero of the Paradise Lost? Give reasons with the textual support. अब देखें यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने उसको हीरो साबित करना है तो यू नीड टू लाइन टेक्स्ट। हमें अगर लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ी होगी तो हमें पता होगा कि फलां जगह पे मुझे साहब ने ये बताया था कि कैसे आर्मी इकट्ठी की है, कैसे आर्मी का एक पूरा दस्ता जो है वो लाइन में चल रहे हैं, और जैसे वो परेशान हैं और वो बिल्कुल डाउन कास्टेड हैं और डिजेक्टेड हैं, एज दे सी देयर लीडर दे स्टार्टेड रिस्टोरिंग देयर स्पिरिट एंड ही मेड सच अ स्पीच, सून ही रिकवर्ड देयर courage and they started behaving well, and after that he put them in a line, and he also ordered that all the trumpets and the clarions should be played for me because I should be given as a protocol of the leaders. And after that he called all the rebel angels in the lines, and they are standing in front of their leader, and leader is going to observe them. He is observing and having a great spear, forest like spear in his hand, and he is observing, inspecting them, in what position they are standing and what way they are holding the shields and the sword and spears in their hand. तो ये सारी सिचुएशन क्या एक लीडर की, एक प्रोटैगनिस्ट की है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। लेट्स सी। राइट अ नोट ऑन सैटर्न एज अ हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। एक नोट लिखिए, सैटर्न को हीरो पैराडाइज लॉस्ट का साबित कीजिए। हाँ जी, हमने इसके ऊपर सैटर्न की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है, जैसे वो वार को एक वार जो है लॉन्च करता है, फिर वो उनको हौसला देता है, वो स्टिपुफाइड से निकालता है। एनी हो, हम ये भी लिख सकते हैं पहले उसके बारे में कि सैटर्न जो है चूँकि एक ईवल फिगर है, ईवल फिगर जो है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कभी भी हीरो नहीं हो सकता अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें। यानी हमने बात को बढ़ाना है, हम पहले उसको बताएंगे, फिर हम उसकी सपोर्ट में ये लिख सकते हैं कि जैसे मिल्टन ने इसको पोर्ट्रे किया है, द वे ही इज पुटिंग एंड पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर, इट लुक्स लाइक अ हीरो। वो हीरोइक सारे अंदाज हैं। वन ऑफ द कंट्रोवर्सी विच हैज़ थ्रूआउट बिन प्रेजेंट एंड still exist in the question that who is the hero of the Paradise Lost. Different critics have presented different views in this regard. यानी different critic ने अपने different views दिए। Majority of the critic advocates the claims of the Saturns in this regard and other that of the Adam. कुछ एडम को कहते हैं, कुछ सैटर्न को कहते हैं, कुछ क्राइस्ट को कहते हैं।
वन क्रिटिक सजेस्ट गॉड एंड अदर क्राइस्ट, कुछ क्राइट कहते हैं, फ्रेंच क्राइस्ट कहते हैं, कुछ फ्रेंच क्रिटिक जो है पुट फॉरवर्ड द स्ट्रेंज थीसिस, उन्होंने एक स्ट्रेंज थीसिस दिया दैट मिल्टन हिमसेल्फ इज द हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। लेट्स डिस्कस ऑल दीज ओपिनियंस वन बाय वन टू सी वेदर एनीवन ऑफ देम इज अ हीरो और नॉट। चलो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वी टेक सैटर्न, सबसे पहले सैटर्न को लेते हैं। सैटर्न हैज बीन प्रेजेंटेड ऑन सच अ ग्रैंड स्केल इन अ बुक that many critics have been misled into imagining him to be the hero of the Paradise Lost. Actually, Milton has endowed Saturn with all these qualities which make him a hero. A befitting adversaries of the God Almighty, Saturn is shown to us as the very bold and brave warrior. हमें सैटर्न लगता है कि बड़ा बोल्ड और ब्रेव वॉरियर है और यही शायद हीरो है, जबकि ऐसा नहीं है। हीरो ईवल नहीं हो सकता, जो हीरो होता है वो ईवल नहीं होता। उसने हीरोइक लुक उसकी दिखा दी है, बट ही इज स्टिल नॉट अ हीरो बिकॉज हिज मेन एम टू चीट पीपल थ्रू गायल और चीटिंग। तो जो चीट और गायल करता फिर रहा है, ही इज नॉट अ हीरो। सैटर्न हैज बीन प्रेजेंटेड ऑन सच अ ग्रैंड स्केल इन अ बुक वन that many critics have been misled into imagining him to be the hero of Paradise Lost. Actually, Milton has endorsed Saturn with all these qualities which make him a hero. यानी उसने सारी क्वालिटी उसमें डाल दी हैं तो वो हीरो लग रहा है। एंड एक्चुअली वो खुद भी हालात उसके ऐसे थे तो उसने अपने हालात उसके अंदर से उसको माउथ पीस बना लिया। A befitting adversary of the God Almighty, Saturn is shown to us as the very bold and brave warrior. He is very much particular about his freedoms and dignity. अब देखिए जो आने वाले क्रिटिक्स हैं उन्होंने फिर चूंकि लिबर्टी की बातें होने लग गई, आज़ादी की बातें होने लग गई, तो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने इसके ऊपर और थीसिस लिख दी। इसके अंदर से जैसे कहते हैं ना मीनिंग खुद क्रिटिक्स रीडर खुद मीनिंग निकालता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल उसने आज़ादी की आवाज़ उठाई थी तो वो ठीक है। तो दे स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग हिम विद अनदर फॉर्म। ही हैज़ द पावर ऑफ रिकवरी इवन इन द फेस ऑफ द डिफीट। जब वो डिफीट होता है फिर भी वो जैसे वो उठता है। तो ही हैज़ एग्जाम्पलरी विल पावर्स, अनसरपैसेबल डिटर्मिनेशंस, unshakable confidence and unbelievable courage. He say, what though the field be lost, all is not lost. The unconquerable will and study never submit or yield. To reign is worth ambition though in hell. He said, the mind in its place can make hell of heaven and heaven of hell. O pit of the hell, receive thy new possessor, one who has brought mind never to be changed by place or time. The mind in itself can make hell of heaven and heaven of hell. It is to reign is a worth ambition, though in a hell. What though the field be lost? All is in. These are the grand style. These are the grand quotation, or you can say that it's a grand style of Milton. Milton has used grand style. Milton has used lofty diction, and this way he want to show you through bombastic language. He want to show the spirit of his character. His physical statures also indicates characters built on epic scale. His dimensions and his instruments, the battles are massive. His moons like shield, उसने जो shield पकड़ी है वो moon जितनी बड़ी है. And his tallest pine trees like spear indicate, और बड़े pine tree जितना बड़ा नेजा, huge size of Saturn. He is like a towers when ही रिव्यूज हिज आर्मी, और जो उनके सामने टावर की तरह खड़ा है जब अपनी आर्मी को रिव्यू कर रहा है कि भाई इसने शील्ड सीख पकड़ी है, खड़ा ठीक है। लेकिन बातें जो असाइनमेंट भी पढ़नी है तो असाइनमेंट भी टेक्स्ट के लाइन टू लाइन टेक्स्ट अगर पढ़ी होती है तो उससे तकरीबन मैच कर रही होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइन टू लाइन टेक्स्ट जो बच्चों को इसलिए ज़रूरी है कि एक तो उनका वो विजन जो है वो बनता है, और वो उससे फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं असाइनमेंट से समझ लेते हैं। In book 2, he is compared to the ship with the torn shrouds and the string. His speech to the fallen angel is the sole proof of his great leadership because it infuses a new spirit in defeat. Angels who come out of the pit of the hell with their sword and are ready to face any danger regardless of their crushing and humiliating defeat at the hand of the God. He even gives assurance to the devils who have no doubt about their ultimate defeat, but they stick to the commander. So they are just following their commander. What commander is ordering them, so they are